हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 8 है। एंड आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। द फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ हार्मोन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हार्मोन है वो कैसा होता है ना। वो प्रोटीनीशियस हार्मोन है या फिर एमिनो एसिड डेरिवेटिव है या आयोडीनेटेड हार्मोन है या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो नेचर ऑफ हार्मोन के अंदर हम लोग 4 नेचर पढ़ते हैं हार्मोन का। बेसिकली वो कैसा है, प्रोटीन नेचर का है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, आयोडीनेटेड है या स्टेरॉइड है, वो देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसेप्टर्स ऑफ हार्मोन। रिसेप्टर्स ऑफ हार्मोन में ना हम देखेंगे 2 तरीके का रिसेप्टर, एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब है ना न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर है उस हार्मोन का। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेचर ऑफ हार्मोन। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें हार्मोन के नेचर का, तो पहला ये आएगा आपका प्रोटीनीशियस या फिर हम लोग पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। प्रोटीनीशियस या फिर इसे हम लोग पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। प्रोटीनीशियस हार्मोन मीन्स प्रोटीन नेचर का है वो, एंड इसे हम लोग पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे प्रोटीनीशियस नेचर के अंदर, तो आपका जितना भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सारे प्रोटीन होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देन हमारा जो पिट्यूटरी हार्मोन है, सारे प्रोटीनीशियस इन नेचर है, पिट्यूटरी हार्मोन। इसके अलावा कैल्सीटोनिन, देन पैरथ हार्मोन जिसे पीटीएच कहते हैं, पैरथ हार्मोन। देन आपका प्रोटीन नेचर का जो हार्मोन है थाइमोसिन, एंड इंसुलिन, ये भी प्रोटीनीशियस इन नेचर है, एंड ग्लूकागॉन। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीनीशियस हार्मोन, है ना। ये सारे हार्मोन कैसे हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। देन देखिए उसके बाद जो दूसरा नेचर होता है हार्मोन का, वो होता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। एमिनो एसिड डेरिवेटिव, इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन कौन से हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव में, तो हमारा जो एपिनेफ्रीन जिसे एड्रिनलिन भी कहते हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, है ना। ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल मेड्यूला है ना, वहाँ से निकलता है। एड्रिनल मेड्यूला से ये निकलता है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। एंड आप देखेंगे ना पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये भी कैसा है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। देन उसके बाद तीसरा जो हार्मोन का नेचर है वो होता है आयोडीनेटेड हार्मोन। आयोडीनेटेड हार्मोन, आयोडीनेटेड हार्मोन बोलने का मतलब है ना जिसके पास आयोडीन ग्रुप है। एंड इसके अंदर आपका 2 हार्मोन आएगा, एक ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन, मीन्स थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है T3 एंड T4, ये आपका किस में आएगा, आयोडीनेटेड हार्मोन में। एंड हार्मोन नेचर में जो 4th नेचर है वो है स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल इन नेचर, है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन, या फिर इसे हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना, तो जो आपका सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन अगर हम फीमेल सेक्स हार्मोन का बात करें तो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। एंड एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड, ये सब आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये 4 नेचर आपको ना क्लास 11th में
केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में हार्मोन के लिए पढ़ना है। एंड ये आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स लाइक जैसे हम बोले ना प्रोटीनिशियस हार्मोन, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, थाइमोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑल दीज आर प्रोटीन इन नेचर। देन अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन प्लस नॉन एपिनेफ्रिन, ये कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेड्यूला से। एंड पीनियल ग्लैंड से जो निकला मेलाटोनिन, वो भी क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। एंड आयोडीनेटेड हार्मोन में T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन, है ना। T3 को क्या बोलते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन। एंड T4 को हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली इसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं, T3 एंड T4 को। और स्टेरॉइडल हार्मोन में आपका जो सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये आपका क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइड इन नेचर है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसेप्टर्स ऑफ हार्मोन। देखिए जब भी हम लोग हार्मोन के रिसेप्टर्स का बात करेंगे ना, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, जैसे कोई सेल है तो सेल का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, एंड अंदर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? तो मान लीजिए अगर हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है, जहाँ पे हार्मोन जाकर बाइंड करता है और अपना जो काम है वो स्टार्ट करता है, तो ये रिसेप्टर अगर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। एंड दूसरा, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, देन इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, या फिर इसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी बोला जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा मतलब क्या? सेल के बाहर, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन सेल के बाहर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब देखिए न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर, है ना, जैसे अगर हम लोग बात करें कि किस हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो आप हमेशा याद रखेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर किस हार्मोन के लिए होता है? तो ये होता है स्टेरॉइड हार्मोन के लिए। इसका जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिसेप्टर का, ये है स्टेरॉइड हार्मोन एंड हमारा आयोडीनेटेड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडीनेटेड हार्मोन। ये जो हार्मोन है ना, ये एक्ट करता है वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर। एंड अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का, तो इसके अंदर जो एग्जांपल आ जाएगा वो हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है या एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, ये कैसे एक्ट करता है? तो इट एक्ट वाया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। देखिए जैसे अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर का, तो मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का बाई लेयर होता है इस तरीके से, तो इसको मैंने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा? सेल है, तो सेल के अंदर रहेगा न्यूक्लियस। तो उसी तरीके से ना ये हमारा मान लीजिए क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो रिसेप्टर है ना, स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडीनेटेड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? न्यूक्लियर रिसेप्टर, है ना। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा रिसेप्टर इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर रिसेप्टर कहलाएगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है या आयोडीनेटेड हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैसे न्यूक्लियर रिसेप्टर तक पहुंचेगा। देखिए क्या होता है ना, ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, आयोडीनेटेड हार्मोन है, एक्चुअल में ये सब जो हार्मोन होता है ना, ये सब होता है लिपिड सॉल्यूबल, है ना। ये लिपिड में सॉल्यूबलाइज होता है, घुल सकता है लिपिड में।
तो चूंकि ये जो आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है, आयोडिनेटेड हार्मोन है, ये लिपिड सॉल्यूबल है, तो ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये डायरेक्टली अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के ऊपर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मान लीजिए ये जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में कौन कौन सा हार्मोन जाकर बाइंड करता है, तो पेप्टाइड हार्मोन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव, है ना। ये हार्मोन जो होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं वाया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो आप देखेंगे ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मींस इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही इसका रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं क्रॉस कर पाता है ना, क्योंकि ये जो पेप्टाइड हार्मोन है और ये एमिनो एसिड हार्मोन है, ये सब हार्मोन जो होता है वो होता है लिपिड इनसॉल्यूबल, है ना। ये लिपिड में घुल नहीं पाता, तो लिपिड में घुल नहीं पाता तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसको क्रॉस करने के लिए इसको क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। तो ये लिपिड इनसॉल्यूबल है, इसीलिए ये क्रॉस नहीं कर पाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दे कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेंस they required extracellular receptor, hence need extracellular receptor। तो ये आपका क्या है, रिसेप्टर्स ऑफ हार्मोन। इसके अंदर आपने पढ़ा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लियर रिसेप्टर। एंड इसका एग्जांपल है स्टेरॉयडल हार्मोन, आयोडिनेटेड हार्मोन। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मतलब ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये जो हार्मोन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है वहीं पे जाके बाइंड करेगा और उसका जो काम है वो अपना काम आगे प्रोसीड करेगा, एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर में जो हार्मोन होता है वो लिपिड सॉल्यूबल होता है, तो वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। एंड अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के अंदर जो हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये लिपिड इनसॉल्यूबल होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का जरूरत पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन समझने के लिए सबसे पहले ना, जैसे हम बात किए क्या, न्यूक्लियर रिसेप्टर का हम बात किए, न्यूक्लियर रिसेप्टर का। न्यूक्लियर रिसेप्टर को हम लोग और क्या बोल रहे थे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, जैसे आपको पता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर कौन आता है, स्टेरॉयडल हार्मोन। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एस्ट्रोजेन का, जो कि क्या है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो सपोज दैट ये हमारा जो हार्मोन है ये है एस्ट्रोजेन। एंड अभी मैंने आपको बताया ना कि ये क्या होता है, ये होता है लिपिड सॉल्यूबल। ये जो हार्मोन है ये होता है लिपिड सॉल्यूबल। तो सपोज दैट ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मान लीजिए ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर, इस तरीके से।
तो अब ना ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन चूंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, है ना। ये कहाँ क्रॉस कर लिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लिया इस तरीके से। एंड ये जो हार्मोन है ये जाकर बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर पर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हार्मोन बीइंग लिपिड सॉल्यूबल, hormone being lipid soluble cross the plasma membrane, can cross plasma membrane and reach to न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया एंड पहुंच गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। अब आप देखेंगे ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्मोन बाइंड्स टू इट्स न्यूक्लियर रिसेप्टर, हार्मोन बाइंड्स टू इट्स न्यूक्लियर रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या हुआ कि जो मेरा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गया एंड बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए, है ना। अब ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड किया था हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड ये एक्ट करेगा डायरेक्टली यहाँ डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेप आएगा, यहाँ पे जो तीसरा स्टेप आएगा जब वो डीएनए पे एक्ट करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बाइंड किया, डीएनए में बाइंड किया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू डीएनए, एंड डीएनए में वो बाइंड करके क्या करवाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इवेंचुअली इट लेड्स टू सिंथेसिस ऑफ आरएनए, it leads to synthesis of RNA from DNA, RNA from DNA। देखिए क्या होता है ना, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, एंड डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डीएनए है उसमें मेरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। उसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या बनना पड़ेगा, प्रोटीन बनना पड़ेगा। तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आरएनए बना डीएनए से, एंड ये स्टेप क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन। एंड उसके बाद आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इवेंचुअली आरएनए फॉर्म डिजायर्ड प्रोटीन, है ना, ऐसा प्रोटीन जो ये एस्ट्रोजन बनवाना चाहता था, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डिजायर्ड प्रोटीन। एंड ये जो स्टेप है ये कहलाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। और बाकी अब जो प्रोटीन बन गया, तो ये जो हार्मोन का जो काम है हमारे बॉडी में, हमारे फिजियोलॉजी को करवाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से काम करता है, ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियर रिसेप्टर का काम करने का, है ना। न्यूक्लियर रिसेप्टर मीन्स इसके अंदर वो हार्मोन आया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लिया,
क्योंकि वो क्या था, वो लिपिड सॉल्यूबल था। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा हमारा रिसेप्टर है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इसका काम करने का तरीका कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या फिर इसे हम लोग क्या बोले, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो जैसे आपको पता है इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड हम इसका रिसेप्टर बना देते हैं इस तरीके से। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के अंदर जो हार्मोन का हम लोग एग्जांपल लेंगे वो कौन होगा, पेप्टाइड हार्मोन होगा या अमीनो एसिड डेरिवेटिव होगा। तो हम लोग ना ले लेते हैं एफएसएच का एग्जांपल, ठीक है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो सपोज दैट ये एफएसएच है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये जो एफएसएच है ये क्या है, ये है आपका लिपिड इनसॉल्यूबल, लिपिड इनसॉल्यूबल। तो जो एफएसएच है वो जाके बाइंड किया अपने रिसेप्टर से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही काम करेगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो हमारा रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर, है ना, जो मेन इंफॉर्मेशन को पहले पकड़ा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर। देखिए हमको पता है कि कोई भी हार्मोन अगर वो कुछ काम करवा रहा है तो हमारे डीएनए तक पहुंचना उसका बहुत ज़रूरी है ना। एंड एफएसएच क्या है, लिपिड इनसॉल्यूबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो प्राइमरी मैसेंजर है, मतलब वो जो मेन इंफॉर्मेशन है ना उसको पकड़ा पहले, ठीक है। ये क्या किया, जो मेन इंफॉर्मेशन है इसको पकड़ा। अब इसके बाद ये जो हमारा एफएसएच है यानी हार्मोन है, इसका जो भी मैसेज है वो आगे ट्रांसमिट होगा थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। तो आप हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को काम करने के लिए या फिर हार्मोन को एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ काम करने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सबसे पहला स्टेप हार्मोन बाइंड किया आपने रिसेप्टर से, हार्मोन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। एंड हार्मोन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया तो उसके बाद क्या होगा ना, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड कर लिया तो इसके बाद फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एज सून एज इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, बाइंड्स टू द रिसेप्टर, जैसे ही वो अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, इट लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, इट लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ secondary messenger, it leads to the formation of secondary messenger। एंड आपको सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट नीट में सवाल आता है, ऐसे आ जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है या कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है। तो आप सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल कुछ याद करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर में जो कैल्शियम आयंस होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है। यहाँ पे एक आता है CAMP, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसको हम लोग साइक्लिक AMP भी बोलते हैं, डायरेक्ट साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये सब क्या है ना, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है, जो मेन इंफॉर्मेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरी करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ले जाता है, यानी न्यूक्लियस तक ले जाता है। और वहाँ पर जाकर जो भी इसका काम है ये हार्मोन का, वो काम करवाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा तो फिर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो भी काम है वो उस हार्मोन का वो करेगा।
तो इस तरीके से जो आपका पेप्टाइड हार्मोन है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, वो ये मैकेनिज्म होता है काम करने का, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर में जिसके अंदर स्टेरॉयड हार्मोन आता है, वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जहाँ पे आपका प्रोटीनियस हार्मोन आता है, वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो लिपिड इनसॉल्यूबल है, तो वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाता। तो उसको लिपिड यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ट्रैवल करने के लिए कोई चाहिए जो उसको लेकर जाए, एंड वो क्या है, वो है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर ले जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, एंड डीएनए में जो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, वो होगा। और जब डिजायर्ड प्रोटीन बन जाएगा तो जो उसका काम है ना, हमारे बॉडी का में जो भी वो काम करने आया वो हार्मोन वो करवाएगा, तो उसको हम लोग बोले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर, है ना। ये 8 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ से ना ये क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से, विथ एग्जाम्पल्स विथ क्वेश्चंस सॉल्व भी करेंगे, है ना। अब देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो आप अपना डाउट को कमेंट में डाल सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप अपना डाउट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी वे से, लाइक इंस्टाग्राम में मैसेज करके या यूट्यूब में कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।